नमस्कार बच्चों। कक्षा 8वीं हिंदी बसंत भाग 3 के तीसरे पाठ बस की यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह पाठ हरिशंकर परसाई जी का है। हरिशंकर परसाई जी व्यंग्यकार के रूप में माने जाते हैं। व्यंग्य एक किसी बात को कहने की विधा है। व्यंग्य क्या है कि जब हम किसी बात को कहते हैं लेकिन उसमें कोई चुटीला अंदाज होता है और जिससे एक सामाजिक व्यवस्था पर या राजनीतिक व्यवस्था पर या किसी भी व्यवस्था पर जो एक चोट पहुंचती है तो उसको हम व्यंग्य कहते हैं। हरिशंकर परसाई जी इस क्षेत्र के सबसे जाने माने पहचाने हुए एक साहित्यकार हैं। तो ये पाठ उन्होंने ही लिखा है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उस पर एक चोट की गई है। पढ़ते हैं। लेखक कहते हैं, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। पन्ना जगह का नाम है और सतना जगह का नाम है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। मतलब जबलपुर जिनको जाना होता है उनके लिए ट्रेन मिलाने का कारण ये बस होती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, उपस्थित होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस की व्यवस्था के बारे में इस पाठ में बताएंगे। तो वो बता रहे हैं कि हमें इसी बस से वापस आना था और लोगों ने समझाया कि जो समझदार होता है वो इस बस से शाम को सफर नहीं करते। तो हमने प्रश्न किया, क्यों, क्या डाकू मिलते हैं? तो उन्होंने कहा डाकू नहीं मिलते, ये बस खुद में डाकिन है। ये देखिए बस की व्यवस्था कैसी है। आज भी हम कई प्रदेशों में या कई जगह की व्यवस्थाओं को देखते हैं बसों की, तो हमें रोना सा आ जाता है। तो इसी तरह की घटना का वर्णन इस पाठ में है। लेखक कह रहे हैं, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, हमारे अंदर श्रद्धा के भाव आ गए। अब जहां जहां पर मैंने शब्दों को बोल्ड किया है वो कठिन शब्द हैं और जिन पंक्तियों को मैंने बोल्ड किया है वो उस पाठ की आत्मा मान के आप चलिए, यही मान के चलिए हम बस के प्रति एक भाव हमारे अंदर उतरेगा। तो लेखक कहते हैं, जैसे हमने बस को देखा श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा उमड़ने पर हमारा एक उसके प्रति झुकाव हो जाता है। तो खूब वयोवृद्ध थी, वयोवृद्ध उम्र में बड़ी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। सदी कहते हैं 100 सालों के एक समूह को सदी कहते हैं। तो ऐसा लगता था कि बहुत पुरानी ये बस है। उस पर निशान भी थे। निशान मतलब जितनी बस पुरानी होती है उतना लगती भी है, निशान भी आते हैं। लोग इसीलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। अब ये देखिए, ये व्यंग्य है ये कि लेखक ये कहते हैं कि लोगों को उस बस में सफर करने की इच्छा नहीं होती थी क्योंकि लोगों को लगता था ये बूढ़ी है, इसे कष्ट होगा, और ये पूजा के लायक थी, ये सवारी के लायक नहीं थी। ये व्यंग्य है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी, मतलब पार्टनर भी, उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप में चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा करने लगे मतलब इधर उधर होने लगे या स्वयं को छुपाने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, भरोसे के लायक है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त तो चाहिए, कूच करने के लिए, जाने के लिए, यात्रा करने के लिए निमित्त, कोई कारण।
अर्थात जब हम बैठ गए तो लोगों ने ऐसे हमें विदाई दी जैसे उन्हें लग रहा हम अंतिम बार मिल रहे हैं, और वो हमें वाक्य कह रहे थे कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है वो मरेगा, चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे फकीर हो, और आदमी को यात्रा करने के लिए कोई कारण तो चाहिए। तो कारण ये बस ही है जो हमें इस लोक से मुक्ति दिलाएगी। अब लेखक उस बस की दुर्अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। कहते इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम ही इंजन के भीतर बैठे हैं। बस में बैठने पर ऐसा लगा हम इंजन के अंदर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, हट गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है, अर्थात इतनी बुरी अवस्था थी। बस सचमुच चल पड़ी, हमें भरोसा नहीं था, और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अब देखिए यहां पर फिर व्यंग्य है कि जिस प्रकार से गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीय लोगों ने अंग्रेजी सरकार का सहयोग नहीं किया, उसी प्रकार से ये बस भी हमारा सहयोग नहीं कर रही थी, और ऐसा लग रहा था उस जमाने में ये अवश्य जवान रही होगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, ऐसे ही बस हमारा साथ नहीं दे रही थी, उसका एक एक पुर्जा हिल रहा था। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर, मील होता है 1.6 किलोमीटर चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। अचानक मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। किसे? तेल को, पेट्रोल को। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार जो व्यक्ति हैं वो इंजन को निकालकर गोद में रखेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे मां बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अर्थात बस इतना हमें दुख दे रही थी। बस की रफ्तार अब 15-20 मील दूर हो गई थी। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, मतलब ये उसकी स्पीड थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बड़े लुभावने थे, आकर्षक कारक थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों? जो भी पेड़ आता था डर लगता था बस उससे टकराएगी। बच्चों, कभी कभी हो सकता है आपने भी ऐसी कोई यात्रा की हो जिन यात्राओं के जाने पर आपको बड़ा डर लगता हो, जिस बस में या किसी व्हीकल में बैठने पर आपको ऐसा लगता हो कि हम तो आज कहां फंस गए। उसी घटना को लेखक ने यहां लिखा है। अब वो बता रहे मैं हर पेड़ को दुश्मन समझ रहा था। ये प्रश्न आएगा कि लेखक हर पेड़ को दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि जो भी पेड़ उसके सामने आता था उसको लगता था बस उससे टकराएगी। वह निकल जाता तो फिर दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस लगता है गोता लगा देगी, गिर जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, उपाय किए, पर वह चली नहीं। सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है, संयोग की बात है। अब व्यक्ति अपनी कंपनी की चीज को कैसे गलत कहेगा? क्षीण चांदनी में, कमजोर चांदनी में, वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, बुढ़िया। हमें ग्लानि हो रही थी, दुख हो रहा था कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, मृत्यु हो गई, तो इस बियाबान में, इस जंगल में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब प्राणांत में दीर्घ संधि है, प्राण प्लस अंत। प्राण में अ है, अंत में अ है, तो जब भी अ के सामने अ आए
या ई के सामने ई आए या ऊ के सामने ऊ आए, अर्थात समान स्वर आए, तो वहां पर दीर्घ संधि हो जाती है, अर्थात बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाता है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। जैसे बूढ़े लोगों की आंखें कमजोर हो जाती हैं, ऐसे ही उसकी भी लाइट फीकी पड़ने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, चल रही थी धीरे धीरे। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़े हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, अब पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, बड़ी रिस्पेक्ट से देखा। अब यहां देखिए व्यंग्य है। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर रखकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। त्याग, उत्सर्ग मतलब त्याग। अब ये व्यंग्य है। व्यंग्य ये है कि कंपनी के लोगों को पता होता है कि टायर खराब है, फिर भी टायर उसका चेंज नहीं करा रहे। ऐसे में मृत्यु भी हो सकती है, पर कहते हैं ये त्याग, शरीर की मृत्यु की भावना कहते हैं दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अर्थात ये गुण तो क्रांतिकारी लोगों में होते हैं। ऐसा साहस कि खराब टायर वाली बस में जा रहे हैं, ऐसी बलिदान की भावना कि मृत्यु भी हो सकती है पर कोई डर नहीं है। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, हमारी मृत्यु का। कहते वह महान आदमी आ रहा है। कौन? जो कंपनी का हिस्सेदार है, जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना जगह का नाम है। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी, कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण कर जाना है अर्थात चले जाना है, यात्रा शुरू कर देनी है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव सारे खत्म हो गए, क्योंकि हमें अंतिम ज्ञान प्राप्त हो गया था कि हमें तो अब जाना ही है। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, इत्मीनान से, बड़े प्रसन्नता से, शांति से। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। कहते हैं अंत में हमने यही सोचा कि जो आया है सो जाएगा और मृत्यु तो प्राप्त होनी है, यही सोच करके फिर हमने अंत में हंसी मजाक करना चालू कर दिया। तो ये लेखक हरिशंकर प्रसाद जी का व्यंग्य है, जिसमें वो अपने एक संस्मरण को बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक बार उन्होंने बस की यात्रा की थी और बस की यात्रा उनके लिए कितनी दुखदायी रही थी। कठिन शब्दों को लिखेंगे। प्रश्न देखिए, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। तो लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई थी, है ना? तो इसलिए जग गई थी क्योंकि उन्हें टायर की स्थिति से वे परिचित थे, फिर भी वो बस को चलाने की और बस में बैठने की हिम्मत कर जुटा रहे थे। इसीलिए उनके मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा जग गई। दूसरा, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। तो लोगों ने यह सलाह क्यों दी थी? तो लोगों ने यह सलाह इसलिए दी थी क्योंकि वो बस की हालत बहुत खराब थी। बस का कोई भरोसा नहीं था कब और कहां रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है, रात में पता नहीं कहां जगह बितानी पड़े। इसीलिए लोगों ने सलाह दी कि रात में लोग इस बस में सफर नहीं करते। तीसरा, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि वह बस, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बस के भीतर ना बैठ के इंजन के भीतर बैठे हुए हैं और इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे।
आप इन प्रश्नों के उत्तरों को सुन लें और मैं आपको इसको आंसर की पीडीएफ भी भेज दूंगा, आप उससे इन प्रश्नों को कर लेंगे। 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर क्यों हैरानी हुई थी? तो बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य हुआ था उन्हें, क्योंकि देखने से नहीं लग रहा था कि बस चलती भी होगी। परंतु लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी नहीं, अपने आप चलेगी। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। तो लेखक पेड़ को दुश्मन क्यों समझ रहा था? ये मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि किसी भी पेड़ से उनकी बस टकरा सकती है। पाठ से आगे इसमें वो प्रश्न आते हैं जिनके उत्तर सीधे पाठ में नहीं होते, थोड़े से जुड़े होते, आपको ढूंढना पड़ता है। पहला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन व्यंग्यकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से और कब हुआ था? तो इतिहास की पुस्तकों के आधार पर आपको यह बताना है। तो बच्चे ये गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, 1930 में हुआ था और देश को आजाद कराने के उद्देश्य से हुआ था। दूसरा, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? तो जिस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार का बहिष्कार किया, उसका सहयोग नहीं किया, उसी प्रकार से बस भी इस समय यात्रियों का सहयोग नहीं कर रही थी, इस रूप में किया। आप अपने किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिख सकते हैं। अर्थात अगर आपने भी ऐसी कोई यात्रा की हो जो यात्रा आपके लिए बहुत ही दुखदायी रही हो, जिससे आप बहुत घबराए हों, परेशान हुए हों, या आपको बड़े खट्टे मीठे अनुभव मिले हों, तो आप उसको लिख सकते हैं। मन बहलाना, इसमें प्रश्न ये है कि इंटरटेनमेंट के साथ आप देखते हैं, आप कुछ कर सकते हैं। अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती और बोल सकती तो वह अपनी बुरी हालत और अपनी बोझ के कष्टों को किन शब्दों में व्यक्त करती? आप इसको छोड़ दें। अब चलते हैं मेन भाषा की बात पर, ग्रामर की बात पर। बस, वश और बस 3 शब्द हैं, ध्यान देंगे। इनमें बस एक तो सवारी के अर्थ में प्रयोग हुई है, दूसरा वश कंट्रोल के अर्थ में प्रयोग हुई है और तीसरा बस इनफ के लिए प्रयोग हुई है। अर्थात ये तीनों शब्द दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, परंतु इन तीनों का अर्थ अलग अलग है। एक बस वो है जिसमें हम यात्रा करते हैं, दूसरा वश वो है जो कंट्रोल के अर्थ में यूज होता है, और तीसरा बस है पर्याप्त, मतलब इनफ के अर्थ में प्रयोग होता है। तो आपको इन्हीं वाक्यों के समान वश और बस शब्द से 2-2 वाक्य और बनाने हैं, ठीक है? तो आप वश के ऊपर 2 सेंटेंस बनाएंगे। तो आप बना सकते हैं कि कक्षा में बच्चों को वश में करना हर एक की सामर्थ्य में नहीं होता। मतलब आप इसको और भी कर सकते हैं, घर में आजकल बच्चे माता पिता के वश में बड़ी मुश्किल से आते हैं, ठीक है? दूसरा, भगवान, सब मनुष्य भगवान के वश में हैं, कंट्रोल में हैं। तो वश का अर्थ है कंट्रोल। 2 वाक्य मैंने आपको बता दिए। पहला, आजकल के बच्चे माता पिता के वश में नहीं होते हैं, और दूसरा, सारी दुनिया भगवान के वश में है। अब बस शब्द से आप 2 वाक्य बनाएं। बस करो, कितना खाओगे? बस इतना ही काफी है। या आपको और भी जो वाक्य अच्छा लगे आप उसको कर सकते हैं। या शिक्षक कहता है बस अब घंटी बज गई है, अब पढ़ाना बंद करते हैं, आज का पाठ कल पढ़ेंगे। या मां कहती है बस करो बेटा, रात हो गई है, सवेरे पढ़ना। आगे चलिए, अगली ग्रामर है बच्चे कारक को मैंने बोल्ड किया। कारक क्या है? कारक वो है जो कि क्रिया को पूरा कराता है। ध्यान देंगे, तो जो भी सेंटेंस आता है उस सेंटेंस के बीच में जब ने, को, के द्वारा, के लिए, से, काके की, रारेरी, में, पर, हे, अरे, इस तरह से जब शब्द आते हैं तो वो कारक कहलाते हैं, क्योंकि वाक्य को पूरा कराते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस दिया है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। अब वो ने, की से 3 बोल्ड किए हुए हैं, ठीक है? तो इसी तरह से
आपको कहानी में से 2 प्रकार के 4 वाक्यों को चुनना है। दोनों प्रकार के मतलब जिसमें जिस तरह वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता हूं, तो आप करेंगे। इसमें यह समझ में नहीं आता था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो इसमें देखिए की आ गया और बीच में मैं, पर, ये निशान भी आ गया, तो कारक भी आ गया और की का निशान भी आ गया। इस तरह से, और नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, यह बस पूजा के योग्य है। बस कंपनी के एक हिस्सेदारी भी उसी बस में जा रहे थे। तो आपको 4 वाक्य ऐसे लिखने हैं जिनमें कारक प्रयोग हुए हों। कारक मतलब जिसमें ने, को, के द्वारा, के लिए, से, काके की, रारेरी, मैं, पर के निशान बीच में आ रहे हों। आगे चलिए, कारक कहते हैं जो क्रिया को पूरा करवाते हैं, ठीक है, और ये 8 होते हैं। कई लोग इनको 7 भी मानते हैं, कई लोग 6 भी मानते हैं, वो एक अलग उसमें विभेद है। अगर संबोधन को नहीं मानोगे तो 6, और संबंध को नहीं मानोगे तो 6, वैसे 8। आगे चलिए, दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं इकट्ठा कीजिए जो गति के लिए प्रयोग होती है, जैसे घूमना। तो आप कर सकते हैं जैसे टहलना और जैसे चलना, ये भी इसी अर्थ में ही आएंगे। अगली ग्रामर, कांच बहुत कम बचे थे। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इसमें बच जो शब्द है 2 तरह से प्रयोग किया गया है। एक तो बचे मतलब रह गए थे, और एक दूसरा हमें बचना था मतलब हमें अपनी सेफ्टी करनी थी। ध्यान दें बच्चे, अनेकार्थी शब्द, जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं तो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब जैसे बच शब्द है, 2 अर्थ है। एक बच मतलब बचना, जैसे मैं जा रहा था, रास्ते में पत्थर थे, मेरी बाइक पलट गई, मैं बच गया। और दूसरा बच का अर्थ होता है सुरक्षा, ठीक है, कि जो है गाड़ियां टकराई और हम जो है बच गए, सुरक्षित हो गए। तो नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव भी होना चाहिए। जल शब्द और हार शब्द, तो जल शब्द 2 बार आएगा जिनका अर्थ अलग अलग होगा, हार शब्द 2 बार आएगा जिनका अर्थ अलग अलग होगा। तो पहला लिख सकते हैं आप जल के लिए, मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई थी। तो पहले जल का अर्थ पानी और दूसरे जल का अर्थ बर्न, हार। इस प्रतियोगिता में जिसकी जीत होगी उसको मोतियों का हार मिलेगा, और जिसकी हार होगी वो उस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। तो पहले हार का मतलब नेकलेस और दूसरे हार का मतलब डिफीट। आगे चलिए, इस पाठ के अंतिम व्याकरण, संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाए थे, तो दोबारा सुनिए। विशेषण क्या होता है? किसी भी शब्द की विशेषता जो शब्द बताते हैं वो विशेषण होते हैं, और वो विशेषता वाले शब्द अगर संख्या को बता रहे हैं तो संख्यावाचक, और वो शब्द अगर किसी गुण को या अवगुण को बता रहे हैं तो गुणवाचक विशेषण। अब जैसे इसके उदाहरण, संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण क्या हो सकते हैं? मेरे पास 5 पुस्तकें हैं, तो किसके बारे में बता रहे हैं? पुस्तक। तो ये हो गया विशेष्य। और पुस्तक की विशेषता क्या है? 5, लेकिन वो क्या है? एक संख्या, वो गुण नहीं है, संख्या है, इसलिए उसको कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। तो आप बच्चे लिखेंगे जो विशेषण संख्या को बताते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 3-4 उदाहरण लिखेंगे। मेरे पास 5 पुस्तकें हैं, सभी के पास 2 आंखें हैं, मेरा एक पेन बहुत अच्छा है। तो बच्चों, संख्यावाचक विशेषण में
मैंने आपको बताया था कि वो विशेषण जो संख्या को बताता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास 5 पुस्तकें हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? ऐसा विशेषण जो गुण को बताता है, वाचक मतलब बताने वाला। तो अगर विशेषण गुण को बताता है, गुण में अवगुण भी आ रहा है बच्चे, तो वो गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे यहां पर दिया है महान आदमी, तो किसके बारे में बता रहे हैं? आदमी के बारे में। आदमी की विशेषता क्या है? महान। अब महान क्या है? एक गुण है या अवगुण है, इसलिए वो महान क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण। इसी प्रकार से आप और भी ले सकते हैं कि मेरी काली शर्ट है। अब काली एक गुण अवगुण है, या हम कहें कि जो है वह गंदा आदमी है, तो यह भी गुणवाचक विशेषण है। वह बहुत ही अच्छे व्यवहार वाला आदमी है, तो यह भी गुणवाचक विशेषण है। तो अच्छाई और बुराई जो विशेषण बताते हैं वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चे आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। पहले आप कहानी पढ़िए, फिर उसके कठिन शब्दों को लिखिए, फिर आप उसके प्रश्न उत्तर को कीजिए, फिर भाषा की बात को कीजिए। आपके पास पूरा हफ्ता है, पूरा सप्ताह है, आप इसको आराम से करें और बड़े मनोयोग से करें, तो आपको विषय का अधिगम बहुत अच्छे ढंग से होगा। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरा यह पाठ अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों को भी प्रेरित करें, ताकि वो घर बैठे ही उनको ये पाठ आसानी से समझ में आ जाए। और अगर आपको कोई समस्या हो, अगर आपको कोई सुझाव हो मेरे प्रति, मेरे अध्यापन के प्रति, तो आप मुझे बताएं, जिससे मैं उसमें और सुधार कर सकूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।